स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वागत करता हूं आपका द पीपी शो में। स्वराज मिशन पे इस शो की शुरुआत हमने किस प्रकार से की थी, किस कारण की थी, इसका थीम क्या था, ये पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ी हैं और इनका तारुफ कराते हुए मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, का समय है और पूरे देश में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के अव्वल चोटी का काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच रही हैं और अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी से, जो कि छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें बहुत खुशी हो रही है आपको इस शो पे देख के, क्योंकि प्रीति जी के जो शेड्यूल्स हैं, अभी यूपी चुनाव भी चल रहे हैं, लगातार वे वहाँ के नेताओं के भी संपर्क में हैं, बहुत एक्टिविटीज़ भी है, लेकिन महिला के साथ एक और जिम्मेदारी जुड़ी होती है, वो होती है परिवार की। तो किस प्रकार से एक महिला प्रोफेशन के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती है और कैसे दोनों ही मोर्चों पे वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी और ऐसी बहुत सी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, प्रीति जी के लाइफ के बारे में भी हम जानेंगे और प्रीति जी की ही ज़ुबानी जानेंगे। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चैनल अपनी मन से कोई मैनिपुलेशन बता रहा है। ये जैसे आप सबको पता है कि ये जनता की जो राय है, उनकी जो डिमांड है, सिर्फ उसको लेके ये शो शुरू हुआ है और ये अनकट इंटरव्यूज़ रहते हैं। तो जब ये इंटरव्यू शाम तक रिले होगा तो जनता के सामने प्रीति जी के बारे में बहुत से तथ्य आएंगे और प्रीति जी की जुबानी ही आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रीति जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं और फिर दूसरे चरण में चलेंगे इंटरव्यू के। धन्यवाद सबसे पहले आपका प्रिय पांडे जी, आपने ये पीपी शो में हमें इनवाइट किया। इसके हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपका काफ़ी पॉपुलर हो रहा है शो और आपने इसमें हमें बुलाया और आपके दर्शकों से हम आज रूबरू हो पा रहे हैं, इसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम लोग, हमारी जो फैमिली है, हम लोग कलकत्ता में सेटल रहे हैं। मेरे दादाजी बनारस, हम लोग बनारस में गाजीपुर ज़िला के रेवतीपुर गांव है एक, जो मेरा ददिहाल है, दादी गांव रहा है, और गहमर गांव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वो मेरा ननिहाल है। तो हमारी जो रूट्स हैं वो वहाँ से हैं। हमारे दादाजी कलकत्ता माइग्रेट कर गए थे। वो हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का स्कूल, हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर गाड़ियाँ बनाती थी, उसके स्कूल में वो वाइस प्रिंसिपल से लेकर प्रिंसिपल तक के पद पर पहुँचे थे वो, और वहीं से हिंद मोटर में ही हमारा जन्म, और मेरे पापा भी हिंदुस्तान मोटर्स में थे और हमारा शुरुआती एडुकेशन भी हिंद मोटर, जो कि कलकत्ता के पास में बिल्कुल लगा हुआ है, हुगली ज़िले में पड़ता है दरअसल। और दक्षिणेश्वर मंदिर का आपने नाम सुना होगा, काली जी का मंदिर है, उससे काफ़ी पास में हमारा घर रहा है। तो वहाँ से हमारा बचपन बीता है और उसके बाद ज़रूर हम क्लास 8 ऑनवर्ड्स हम सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से पढ़े हैं। तो एमपी, उस समय छत्तीसगढ़ जो अनडिवाइडेड एमपी का पार्ट था, मेरा जीवन तब से आप कह सकते हैं यहाँ की माटी से जुड़ गया। और उस स्कूल में लेकिन आने का एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम स्कॉलरशिप पे आए थे। सिंधिया कन्या विद्यालय इंडिया के टॉप स्कूल्स में से है और वहाँ पर हम एक स्कॉलरशिप के जरिए आए थे, जो कि उस वक्त
जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, साधारण परिवारों की गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, जिसमें एक एग्जामिनेशन होता था रिटन फॉलोड बाय इंटरव्यू, जिसमें पास होते थे जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते थे उन्हें पूरे इंडिया के टॉप रेसिडेंशियल स्कूल्स उस समय के जो थे, जिसमें MGD है जयपुर का, वेलम स्कूल देहरादून के अलावा इवन गोखले मेमोरियल कैलकाटा एंड पूरे साउथ के बहुत सारे स्कूल्स उसमें सभी शामिल हैं। तो उस तरह से हमें वहाँ पर एडमिशन हुआ और हमने पूरे 12th तक की पढ़ाई वहाँ की है। ग्रेजुएशन हमने कॉमर्स में किया, CA की पढ़ाई शुरू ज़रूर किए, बट उसको बीच में छोड़ के जॉब करने लगे हम, क्योंकि बहुत जल्दी। तो बेसिकली एजुकेशन और ये तो ऐसा रहा है परिवार। तो जब आपने एजुकेशन कंप्लीट किया वेस्ट बंगाल में ही, तो आपने प्रोफेशन की शुरुआत भी वहीं की? जी, सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हम एक टीचर की तरह ज्वाइन किए थे हिंदुस्तान उसी स्कूल में, हिंद मोटर हाई स्कूल, जिसपे मेरे दादाजी भी प्रिंसिपल भी थे। जी बिल्कुल। तो वहीं पर हम खुद भी पढ़े थे, हमारे पापा बुआ सबका एजुकेशन वहाँ से है। वहीं पर हम कॉमर्स के टीचर के रूप में ज्वाइन किए। तो उस समय हम CA का इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए थे और आर्टिकलशिप वगैरह कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन खाली थे, फाइनल्स की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत वहाँ से थी, बट उसके बाद कुछ ही दिनों में बैंकिंग में हमारा IDBI बैंक हमने ज्वाइन किया था इनफैक्ट सबसे पहले। तो IDBI बैंक ज्वाइन करने के लिए हमने अपनी सारी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी। तो बिल्कुल शुरुआत बैंकिंग का वहाँ से हुआ। हालांकि उसके बाद हम एक गवर्नमेंट जॉब में थे। आई वॉज सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल इन AG ऑडिट, प्रिंसिपल AG ऑडिट वेस्ट बंगाल। ये एक बेहद ही रोचक तथ्य है कि आप गवर्नमेंट जॉब में रही हैं। तो गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट करने का क्या कारण था? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप पहले टीचिंग जॉब में थी, फिर गवर्नमेंट जॉब में भी थी। हमें पता है कि आप बैंकर भी रही हैं और बड़े बड़े उसमें भी आपने बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स, मतलब उस जॉब में भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करके छोड़ने वाली कौन सी कहानी है, जरा दर्शकों को बताया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, IDBI बैंक के बाद गवर्नमेंट जॉब में जब हम गए तो IDBI बैंक में साल भर का हमारा एक्सपीरियंस था। उस वक्त IDBI बैंक एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, बाद में वो नेशनलाइज हुआ। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब में थे एज सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल, तो हम लोग इनफैक्ट कमर्शियल तो का मतलब वेस्ट बंगाल PSUs का ऑडिट करते थे और उसका ऑडिट रिपोर्ट करते थे। तो आप इसे बोल सकते हैं उस वक्त ऑब्वियसली वो एक एनर्जी अलग लेवल की होती है यंग एज में। तो हमने कुछ ऑडिट पॉइंट्स वगैरह ऐसे बनाए और किए जिसको उतना तवज्जो जब नहीं मिला तो कुछ हद तक थोड़ा सा गुस्सा में, और उसके अलावा हमें बैंकिंग ज़्यादा जमा था ये कह सकते हैं। और जब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आई एक्सिस बैंक में, वो भी पोर्ट ब्लेयर में। और ये बात है साल अराउंड 2005 का जो सुनामी आया। तो सुनामी के बाद पोर्ट ब्लेयर पूरा जब डिवेस्टेटेड हो गया था, तहस नहस हो गया था वो आइलैंड, तब वहाँ पे जो लोग पहले से थे वो सभी वापस आना चाहते थे। और वहाँ ज़्यादातर एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहेंगे, वहाँ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड के लोग इंडिया के बाकी पार्ट को मेन लैंड कहते हैं। तो मेन लैंड से जो लोग वहाँ पोस्टेड थे वो वापस आना चाहते थे और उस वक्त वहाँ पर ज़रूरत थी और हमें बैंकिंग में वापस जाना था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी और हम उस समय मतलब वहाँ गए हैं जब लोग वहां से निकल रहे थे। तो और 2 साल हम वहां पर रहे पूरा। मींस अपॉर्चुनिटी भी थी लेकिन एक चैलेंज भी था। आपने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और उसे साबित करके दिखाया कि अगर जिद हो, जुनून हो, तो आप किसी भी कंडीशंस में काम कर सकते हैं। उसमें आप महिला हो पुरुष हो, इट डजेंट मैटर। ये जो प्रोफेशन का जो दौर था, जो आपने एजुकेशन के बाद प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो उस समय आपकी शादी हो चुकी थी या आपसे बैचलर थे? नहीं, उस समय स्पिंस्टर थे जी, बिल्कुल बैचलर थे। तो उस वक्त वही ज़्यादा तभी पॉसिबल भी होता है एक्चुअली। हम महिलाओं के संग ये चीज़ है कि जब सिंगल रहो, इवन मेन के साथ होता है फॉर दैट मैटर, कि जब आप सिंगल होते हो तो आप ज़्यादा मोबाइल होते हो, फ्लेक्सिबल होते हो। तो उस वक्त हम सिंगल थे और जहाँ अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर हम बिल्कुल जा रहे थे। चैलेंजेस थे बहुत से, बट उस फेज़ को भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। बैंक में तो हम ऑलमोस्ट 15 years वहाँ पर थे, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। यस। तो अब देखा आपने कि बैचलर लाइफ के बारे में तो हमने प्रीति जी के बैचलर लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है। अब आते हैं इसके सेकेंड चरण में।
इंटरव्यू के सेकंड चरण में और प्रीति जी के लाइफ के भी सेकंड चरण में कि आपकी शादी कैसे हुई। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होना चाहिए, मुझे लगता है कि दर्शकों को कुछ नया सुनने मिलेगा। शादी का वाकया बताइए, शादी कब हुई, कैसे हुई, कुछ पुरानी यादें, कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ ऐसे फैक्ट जो लोगों को नहीं पता है। ओके, तो हम तो अपना काम कर रहे थे ऑनेस्टली, और पोर्ट ब्लेयर से वापस कैलकाटा ट्रांसफ़र हो गया था। बहुत देखिए, बैंकिंग ट्रांसफरेबल जॉब होता है हर 3 साल में। कैलकाटा, और कैलकाटा के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ हम पोस्टिंग पर आए थे। तो हमारा जुड़ाव तो पहले से ही था, और छत्तीसगढ़ हमें नो डाउट यहाँ के लोग और यहाँ का जो संस्कृति है और यहाँ का हवा और पानी में हम रच बस गए। और हाँ, कुणाल जी से मुलाकात हुई, और जैसे जैसे हम लोगों की बातचीत आगे बढ़ी तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, हमेशा के लिए जीवन एक साथ बिताने का जब फैसला लिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की माटी में हम बस हमेशा के लिए। आपने बहुत जल्दी बता दिया। दर्शक ये देखिए, आपने भी बहुत स्मार्ट मूव की तरफ इसको, चूंकि आप अब राजनीति में आ गई, हम आएंगे उस पर। आपने ये जो बात सेंटेंस कहा, ये राजनीतिज्ञ की तरह, उसको भी, वो भी एक कुशल राजनीतिज्ञ जैसे बातों को मोल्ड करते हैं। कुणाल जी से मुलाकात कैसे हुई, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बताइए। ओके, तो यह सवाल आपको ना कुणाल जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही कहीं से हमें अप्रोच किया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद हमारी काफ़ी लंबी कोर्टशिप रही, और हम लोग मिलते थे, बातें करते थे, और जो चीज़ें क्लिक करी, अगर आप ये जानना चाहेंगे तो शुरुआत में देखिए, जब आप एक दूसरे को जानते हैं, यस आप बोल सकते हैं इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, इट वॉज डेफिनेटली। पर एट द सेम टाइम हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब आप और ज़्यादा किसी से भी बातचीत करते हैं, तब उस इंसान को जानते और समझते हैं। और हमारा जो इनिशियल एक हम लोगों को एक दूसरे से अफेक्शन था, वो जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे को जानना शुरू किए, एंड बहुत लंबा कोर्टशिप चला है हमारा, तो उतना ज़्यादा हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमें जीवन अपने एक दूसरे के साथ ही बिताना है। कुणाल शुक्ला जी का इंटरव्यू पीपी शो में फर्स्ट डे हुआ था, ये सभी ने देखा और उसे दर्शकों ने पसंद किया। ये अलग बात है कि उन्होंने ऐसे कोई पॉइंट्स का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं चैनल पे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग कुणाल शुक्ला और हमारी प्यारी भाभी जी का, प्रीति उपाध्याय जी का भी इंटरव्यू हम एक साथ लेंगे। वो एक और दिलचस्प इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो बॉन्डिंग है वो सामने आएगी। बहुत अच्छी बात कही। अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे कि कुणाल शुक्ला जी का जो नेचर रहा है, वो निडर, एक साहसी, सिस्टम से लड़ने वाला व्यक्ति। तो आपने जब, ठीक है, लव एंड फर्स्ट साइट बिल्कुल सही बात है, और प्यार में बाकी कुछ भी देखा नहीं जाता है, लेकिन क्या आपको लगा नहीं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हूँ जो कि सिस्टम से लड़ता है? नॉर्मली लड़कियों को सादा जीवन और सिंपल लाइफ वाले लड़के पसंद होते हैं कि फैमिली टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, और जस्ट लाइफ चिलिंग। लेकिन इसके विपरीत कुणाल शुक्ला तो ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में थे। वो मीन्स हैं, उस समय जब आप मिले होंगे उस समय पब्लिक लाइफ में ही होंगे, और वो सिस्टम से सीधा टक्कर लेने के लिए मशहूर हैं। तो उस समय आपके दिमाग में कुछ ऐसा थिंकिंग या थॉट प्रोसेस नहीं आया कि ये व्यक्ति तो सिस्टम से लड़ता है, तो क्या इनके जीवन संगिनी बनना मुझे लॉन्ग लास्टिंग, मैं आगे तक सर्वाइव करूंगी या मुझे कोई परेशानी आएगी? मीन्स ये तो मैं सोच रहा हूं, पर आपने क्या सोचा था? नहीं, परेशानी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछे उस वक्त तो कभी नहीं आया मन में, बल्कि हमें गर्व रहा हमेशा, आज भी है, कि जिस तरह से वो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, निर्भीक होकर के अकेले खड़े हो जाते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि लगता है कि उन्हें भी लगा कि शायद ये कदम उठाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, और उन्होंने जब भी हमसे डिस्कस भी किया, ये अच्छी बात हम दोनों के बीच में कि हम दोनों हर बात को डिस्कस बहुत करते हैं, तो हमेशा ही मेरी तरफ से जो चीज़ आप बोल रहे हो कि परेशान हुए हम या कुछ, तो शुरुआत के दौर में अगर आप पूछें तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ,
जब बच्चे हो गए, बच्चे छोटे थे, और तब एक आध एपिसोड ऐसा हुआ है, ख़ास करके एक बार जब पता ऐसा सुनने में आया कि गाड़ी का पीछा तक किया गया और हमारी गाड़ी में पत्थर मारे गए कई बार, घर के बाहर गाड़ी जो खड़ी है उसके कांच तोड़ दिए गए, और तो ऐसी परिस्थिति बनती थी। और हमसे ज़्यादा अगर हम सच बताएं तो घर के परिवार के और भी लोगों तक बात पहुंचती है, फिर ये सब बातें फिर पता चलती हैं। तो ऑब्वियसली परिवार में सभी, वो चाहे कुणाल जी के माता पिता, हमारे माता पिता, सभी चिंतित हो जाते थे कि ये कैसे चलेगा इस तरह से। तो कभी कभी ज़रूर ये सोच आया है मन में, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी कुछ फेस किया है। और मतलब जो हमने आपका वाकया, ये बहुत ही डेंजरस था जब उनकी गाड़ी का पूरा पीछा किया गया, और ऐसा वो उस दिन हिट मतलब होने का एक ऐसा लोगों ने बताया फिर हमें, और कई बार ये बात भी उठी कि हमें सुरक्षा लेनी चाहिए या कुछ। या इसके बाद जब झीरम की पुस्तक हमने लिखी तब भी जो बातें आई, तो ऐसा नहीं है कि मन में बिल्कुल कभी डर होता ही नहीं है, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन इसका मतलब हमने ये कभी नहीं सोचा है कि जो काम कर रहे हैं उसमें पीछे हट जाना है। और बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं इस तरह से, और उन्हें भी अगर रोक दिया जाएगा तो इस देश का और समाज का क्या होगा। तो मुझे बहुत गर्व है कुणाल जी ने जिस तरह से हमेशा वो पीछे, खास करके पिछले एक दशक का जो उनका जीवन का संघर्ष रहा है, हर मुद्दे पे वो खड़े हुए हैं और लोगों के लिए खड़े हुए हैं। किसी भी तरह का फ़ायदा नुकसान का कैलकुलेशन नहीं किया उस वक्त, और हमने हमेशा अपनी तरफ से उन्हें आगे पीछे से जो सपोर्ट देना था उतना ही दिया है। तो डर डेफिनेटली लगता है, अब ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कई बार अब वैन वगैरह में जा रहे हैं जैसे, तो कुछ वाक़ये ऐसे हुए जिन पर हमें पता चला कि बच्चे नज़र में हैं कुछ लोगों के। तो ये सब बातें डेफिनेटली डराती हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि डर कभी नहीं लगा, लेकिन हमने कभी भी ये आपस में फ़ैसला किया हुआ है कि इसके लिए हम डर के बैठेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात, ये युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि डरने से काम नहीं होगा। डर को जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक उस डर पे हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न कि आपके लव मैरिज को दोनों फैमिलीज ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे? कॉम्प्लिकेशंस कैसे नहीं आएंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस तो डेफिनेटली थे, बट दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। जब आपने बोला है तो या दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। तब जब कुणाल जी और प्रीति जी का एक साथ साक्षात्कार होगा उस समय जरूर इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, दर्शक इंतजार करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में और भी कुछ जो भी इस बारे में पूछना है वो आप लिख सकते हैं। अगले इंटरव्यू में जब भी ऐसा मौका बनेगा हम ज़रूर पूछेंगे। अब आते हैं एक इसके फाइनल स्टेज में कि टीचिंग जॉब, देन गवर्नमेंट जॉब, देन यू लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब, देन आप बैंकर बनी। बैंकिंग सेक्टर में भी आपने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन उसके बाद आप राजनीति, ये तो समझ से परे थी, आप सीधा राजनीति में आपकी एंट्री। मुझे पता है आप लेखिका भी हैं, आपने अभी मेंशन किया झीरम का अधूरा सज, उसकी विमोचन में मैं मौजूद था इसलिए मुझे वो आइडिया है, मैंने वो बुक पढ़ी है। ऐसे कई किताबें भी आपने लिखी हैं, कुणाल जी के साथ भी लिखी हैं। और राजनीति में आने का जो निर्णय था वो किसका था, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की, जिस स्कूल से पढ़ाई की, जिस स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया, और वो कांग्रेस आइडियोलॉजी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेके, वो तो समझ में आ रही है। और बट नेचुरल है, कुणाल जी की भी जो उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की ही रही है। तो क्या ये पारिवारिक पृष्ठभूमि कारण थी या कुछ और आपके दिमाग में था? देखिए, आपने स्कूल का जो जिक्र किया तो हम बताना चाहेंगे, स्कूल की फाउंडर हमारी राजमाता विजया राजे सिंधिया जी थी, और उनका जीवन हमने बहुत स्टडी किया। जब स्कूल में थे तब भी करते ही थे हम लोग, उनसे सौभाग्य है मेरा कि हम उनसे मिले हैं उस उम्र में अपने, और उनसे बात करने का मौका मिला, तो हम काफ़ी इम्प्रेस थे उसी समय। और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत कांग्रेस पार्टी से किया था, उनका पहला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा था। तो ये बातें कहीं ना कहीं जहन में रही हैं। स्कूल में हम बहुत
पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स में काफ़ी एक्टिव थे। टॉप डिबेटर के अवार्ड्स हमें स्कूल में मिले। तो ये चीज़ें थी, नो डाउट। उसके बाद ऑफ कोर्स पढ़ाई, जॉब, ये सब लगातार रहा। लेकिन जब आप जो बात कर रहे थे परिवार की जिम्मेदारियां और ये जो होती है, जो आपने शुरुआत में भी बोला, तो एक स्टेज ऐसा आया जब बैंकिंग करियर, हम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे और शुरुआती दौर में तो प्रमोशंस हर 2 साल में प्रमोट हो रहे थे। तो ऑब्वियसली उस समय क्योंकि आप पूरी तरह से बैंक की तरफ समर्पित होकर ज़्यादा समय दे सकते, सब कुछ कर सकते। धीरे धीरे जब आपका परिवार बढ़ा है, मेरे 2 छोटे बच्चे थे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं करियर में भी दिख रहा था कि उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट खुद से नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं दिख रहा था। दूसरा एक एस्पेक्ट महिलाएं अपना चैलेंजेस को मीट करती हैं कि हमारे बैंकिंग में ट्रांसफ़र बहुत कॉमन चीज़ है, तो वो भी एक चैलेंज था। और बच्चे छोटे थे, बहुत बच्चों को समय देना था। अच्छा, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तब आप मैनेज कर पाते हो, क्योंकि तब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बच्चों को समय से दूध पिला दिया जाए, बच्चों का डायपर चेंज हो जाए, ये चीज़ें आपको सपोर्ट सिस्टम आपका जो होता है वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो 5-6 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं, तो वो एक टाइम होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। और वो हमारे केस में ऐसा हुआ कि हमारे दोनों बच्चों के बीच में 1.5 साल का गैप, वो उनका वो फेज़ था जब उन्हें अब माँ की ज़रूरत थी। और हमने खुद ये महसूस किया कि वो माँ की कमी को हम एक यहाँ पे वाक़ई आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मेरा बेटा इस कदर मिस कर रहा था मेरे प्रेजेंस को अपने लाइफ में, क्योंकि हम सुबह निकलते थे बैंकिंग के लिए, रात के 9 बजे तक आते थे, तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए ऑब्वियसली समय बहुत कम होता था। वो क्लास में अपना आई कार्ड जो होता है, आई कार्ड के पीछे उसने एक लेटर लिखा मेरे को, 1 लाइन का केवल, वो जस्ट लिखना सीख रहा था, पूरे स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ उसने वो लेटर लिखा कि मम्मी आप क्या कर रही हो, मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। वो आई कार्ड जब हम देखे, घर में पहन के आया और उस नज़र पड़ा हमारा, और हमने वो लेटर देखा, वो कहीं ना कहीं हमको बहुत हिट किया। और इस बारे में हमने चर्चा करी कुणाल जी से भी, फैमिली में और भी, और साथ साथ में हमने स्कूल में काउंसलर्स होते हैं उनसे भी चर्चा करी। तो जो चीज़ें समझ आई कि बच्चा बहुत मिस कर रहा है, तो हमने उस समय शुरुआत में सबैटिकल लिया है। गुड थिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर है कि इसकी बहुत से अच्छे रूल्स होते हैं, क्योंकि बच्चे 5 साल से छोटे थे, बेटी हमारी, तो उस समय हमने सबैटिकल लिया पहले 1.5-2 साल का। और लेकिन उसको गोइंग फॉरवर्ड हमने पूरी तरह से जॉब उसके बाद छोड़ा। वो जो सबैटिकल का पीरियड था, तो परिवार के लिए अच्छा रहा। और वो एक समय जो आपने पूछा कि राजनीतिक करियर का स्विच, तो ये पुस्तक लिखने का काम भी हमने दरअसल उस समय किया, क्योंकि कुणाल जी के साथ हम कई जगह जाते रहे साथ में। उस समय फिर वो छुट्टी वाला फेज़ था, तो समय उतना रहता था, तो अक्सर बहुत इंटरेक्शन हमारा जब सोशल में सर्कल में बढ़ा जैसे जैसे, तो धीरे धीरे से ये एक तरह से समझिए अपने आप रास्ते खुलते चले गए। और क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार की पूरी रही है, तो हमारा पॉलिटिकल सर्कल से लेकर के मीडिया सर्कल में भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने इन्वॉल्व हुआ। जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ा और हमारे कांग्रेस के प्रति जो मेरा हमेशा इस आइडियोलॉजी के प्रति एक समर्पण है, और सोशल मीडिया में भी जब एक्टिव हुए, तो जो दिखा कि देश और समाज की जो गति चल रही है, तब धीरे धीरे हम खुद भी इसमें एक्टिव हुए और वोकल हुए। तब टीवी में भी डिबेट्स और चैनल्स पे एज सोशल एक्टिविस्ट हमने जब काम शुरू कर दिया था, वो एक तरह से समझ लीजिए परिवार के कारण हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, कुणाल जी के कारण इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद ये अपने आप, जैसे एक बच्चा छोटा बच्चे से छोटा बड़ा होता है, या तितली बनती है जिस तरह एक छोटे से लार्वा रूप में रहता है, तो अपने आप नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, ये कुछ हद तक उस तरह से हो गया। बहुत ही मार्मिक तरीके से इन्होंने संदेश दिया कि ममता के साथ बोल्डनेस क्या होता है, वो इन्होंने भले ही खुद ना कहा हो, लेकिन दर्शक समझ सकते हैं। वो जो आई कार्ड की जो उन्होंने स्टोरी सुनाई, वो वाकई दैट इज़ हार्ट टचिंग, वो मजाक बात नहीं है। इन्होंने बहुत सहज लहजे में ज़रूर बता दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है। जो माँ बाप हैं वो ज़रूर इस बात को समझते होंगे। इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में एक क्वेश्चन जो कि सबके मन में रहता है कि नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ में, भारतीय
नारी की जो एक पहचान है वह गृहिणी के रूप में होती है, वो गृह की लक्ष्मी के रूप में होती है। लेकिन जब गृहिणियाँ, जब महिलाएं, जब लड़कियां प्रोफेशन भी चूज़ करती हैं, और प्रोफेशन भी अब क्या, अब तो राजनीति, सोशल वर्क, तो ये जो सोशल लाइफ में जाने का जो आपका फैसला था, यकीनन उसमें कुणाल जी का पूरा सहयोग था, आपके परिवार का पूरा सहयोग था, नो डाउट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में परिवार को संभालना और साथ में राजनीतिक पारियां खेलना, चूँकि आप प्रवक्ता हैं तो ये एक टफ जॉब होता है, 24/7 जॉब है, आपको चीज़ों को लेके अपडेट रहना पड़ता है न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया, क्योंकि आप चेहरा हैं पार्टी का, और चेहरा के साथ साथ आपको पार्टी का स्टैंड भी रखना है, तो यकीनन उसके लिए उतना पढ़ाई, उतना कंटेंटफुल भी रहना पड़ता है। तो कितना टफ है ये राजनीति के साथ साथ परिवार संभालना? देखिए, आपने दो पार्ट में जो किया, पहला प्रश्न का हम पहले, मतलब पहला जो आपने टच किया जिस चीज़ को, कि परिवार की तरफ से पहला मतलब महिलाओं का एक गृहिणी की तरह ही रहता है। नो डाउट, आज भी जितना भी प्रोग्रेस कर लें आप, कॉर्पोरेट सेक्टर में जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ या आप राजनीति में सक्सेसफुल हो जाओ, महिलाओं से सबसे पहले आपने भी देखिए हमसे वही प्रश्न किए हैं ज़्यादा, जो शायद आप किसी पुरुष से बात करते वक्त नहीं करेंगे। तो ये एक नेचुरल समाज का स्थापित जो है एक फॉर्मेट, उसको चैलेंज करना है एक तरह से जब भी महिलाएं। उसका कारण है, उस प्रश्न का कारण ही है, प्रीति जी माफ़ कीजिए आपको टोका मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं की दक्षता है उसमें। जी बिल्कुल, वो काम पुरुष कर ही नहीं सकते, ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष उसके लिए नहीं बने हैं। पुरुष के काम, वो काम अगर पुरुष करने जाएंगे तो कितना भी होगा उसमें त्रुटियां आएंगी आएंगी। मैं भी पुरुष हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी उस बात को बोलता हूँ जिम्मेदारी से कि वो दक्षता है, वो गुण, वो जो गुण है, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड में बोल रहा हूँ कि वो गुण जो ईश्वर ने बनाया है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है, वो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। तो उस दक्षता के साथ साथ राजनीति में भी पूरा हाथ आजमाना और कुणाल जी का हर मौके पे साथ देना, हर मोर्चे पे संभालना, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ क्योंकि वो एक टफ चैलेंज है। बिल्कुल सहमत आपसे बात है। जिस दक्षता की आपने बात की उसी पर आ रहे हैं कि ये जो महिलाओं का एक रोल डिफाइंड है सोसाइटी में, वो हम महिलाओं के लिए चैलेंजिंग के साथ ही वो ही सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट हो जाता है, क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं वो बचपन से सीख लेती हैं। वो लड़कियां जब पढ़ रही हैं साथ में वो घर का काम अगर कर रही हैं तो वो मल्टीटास्किंग वहाँ से सीख जाती हैं। वो उन्हें वो जो स्किल्स है ये हर लेवल पे काम आता है। और आज भी जब शादी हो जाती है उसके बाद नो डाउट महिलाओं पर ही जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ज़्यादा कंपेयर टू पुरुष, और ये मल्टीटास्किंग उस समय ही ये ज़्यादा काम भी आता है। परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो आप जब अच्छे जगह पे जॉब करके अच्छा ये करते हो तो आप सपोर्ट सिस्टम खुद से भी कर सकते हो बहुत कुछ, क्योंकि आप पे कर सकते हो, उस तरह से पेड सपोर्ट आप ले सकते हो। मगर घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब उनका भी प्रेजेंस हो और वो भी सपोर्ट करे, तो इस मामले में हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हम अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जब हमारे सास ससुर दोनों साथ में रहे और उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, कभी हम छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे आपको कि घर में हैं, घर से तो हम सुबह सुबह निकल गए और खाना बनाने वाली आ ही नहीं रही, अगर उस दिन मान लीजिए बाद में छुट्टी हो गई तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। घर परिवार में लोग हैं, छोटे हैं, पर इन सब चीज़ों की चिंता इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमारे घर में हमारे साथ में वो सपोर्ट सिस्टम हमारी मदर इन लॉ ने हमेशा, और वो खुद सोशली एक्टिव महिला रही हैं। हमारे फादर इन लॉ ससुर जी के लिए आज भी हम बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा हमें एक ये बहू से ज़्यादा बेटी की तरह हमें बोला। और एक छोटा एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, हमारे परिवारों में ससुराल में पक्ष में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं और बहुएं छूती है, हालांकि जब शादी होकर आती है, पर हमारे ससुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम वैसी ही बेटी हो हमारी तो तुम पैर नहीं छुओगी। तो इस तरह का सपोर्ट जब आपको मिलता है, और ये म्यूचुअल होता है, एक तरफा नहीं होता है। जब बहुएं हैं
आज हम हो या कोई और हो, तो ये मैसेज भी हम देना चाहेंगे कि आपको भी फिर बहुत से चीज़ें समझनी होती हैं और उस तरह से उसे आप एडजस्ट करना बोलिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना बोलिए, या जिस भी शब्द को यूज़ करिए, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है, तो आपको वो बैलेंस बनाना पड़ता है, वो सपोर्ट होता है। तो ये स्किल महिलाओं में, जो हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे, वो रहती है, अधिकतर महिलाओं में रहती है, क्योंकि ये नर्चर होता है बचपन से इंडियन सिस्टम में हमारे। तो ये जो अब राजनीति, चाहे जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, एक बैंकिंग जॉब में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर थे, तो जो वहाँ के चैलेंजेस प्लस घर के मैनेज कर रहे थे, तो अब जो चोजन फील्ड है सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इसे भी उसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से, जितने खुले मन से आपने इन चीज़ों को बताया, उससे एक बात स्पष्ट है कि अगर आपका 3 पॉइंट में बता देता हूँ कि नज़रिया के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है: एनवायरनमेंट, एजुकेशन और आपका अवेयरनेस। और ये तीनों चीज़ें मुझे यकीन है कि प्रीति जी ने जितनी चीज़ें बताई अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपने बैचलर लाइफ के बारे में, और उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तक, ये वही एनवायरनमेंट, एजुकेशन और अवेयरनेस का जो फल है कि ये जो एथिकेट्स होते हैं, जो संस्कार होते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिश्रण होता है। अगर हम इन चीज़ों को लेके चलें तो मुझे लगता है कि किसी भी परिवार में कोई क्लैशेस नहीं आएंगे, और महिलाएं अपनी मैरिड लाइफ के साथ साथ, अपने घर के साथ साथ, अपने प्रोफेशन और अपने सामाजिक और सोशल जीवन, राजनीतिक जीवन को भी आगे बढ़ा सकती हैं। और एक अंतिम सवाल कि कुणाल जी का कितना सपोर्ट रहता है आपको एज ए फ्रेंड, एज ए हस्बैंड? क्या ऐसा कोई वाकया है कि आप बताना चाहेंगे लोगों को कि किस किस समय पे? वैसे तो वो खड़े रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन दर्शकों को ऐसा कोई मोमेंट बताने चाहेंगे आप? और साथ ही ये भी आप अभी ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि अगला इंटरव्यू जो आपने बोला है कि साथ में होगा, और उस समय जो कई बातें कुणाल जी खोलेंगे, उस समय वो कब हो सकता है? वो तो समय आप तय करेंगे और हम लोग मिल कर के तय करेंगे राधा। सपोर्ट जी बिल्कुल, हम इस मामले में लकी भी मानते हैं अपने आप को कि कुणाल जी का सपोर्ट पूरी तरह से रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कभी कोई क्लैशेस नहीं होते या लड़ाइयाँ नहीं होती है, बहुत होती हैं, किसी भी हस्बैंड वाइफ में होती हैं, उस तरह होती हैं। पर जहाँ तक सपोर्ट जहाँ पर चाहिए, काम के मामले में या किसी भी और चीज़ के मामले में, तो कभी प्यार से, कभी अपने आप मिलता है, कभी प्यार से मनाना पड़ता है, और कभी लड़ झगड़ के भी लिया जाता है। तो हर तरह से, लेकिन सपोर्ट हमेशा रहा है। माफ़ी कौन मांगता है? दोनों। दैट्स वेरी नाइस आंसर। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, और अपने हर तथ्य के बारे में, हर एंगल के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेके, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से लेके, पारिवारिक आफ्टर मैरिज पारिवारिक पृष्ठभूमि को की भी जिक्र किया प्रीति जी ने, और किस प्रकार से उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ से सोशल लाइफ में कन्वर्शन, और वहाँ से अब पॉलिटिकल लाइफ में वो आई हैं, और किस प्रकार से वो अपने काम कर रही हैं, कैसे सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, ये लोगों को सीखने वाली बात होगी। एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगी तो ऐड कीजिएगा। राजनीतिक सफ़र में आगे क्या प्लानिंग्स है? प्लानिंग एज सच, देखिए, राजनीति हो या कहीं भी हो, फ्यूचर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो जैसा कदम, बस अपना काम करना है, और जैसे रास्ते खुलेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हम कहना भी चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे एक बचपन से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी की तरफ ही झुकाव रहा है, और उसका कारण है, महिलाओं वाली बात आप कर रहे थे, इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा बात करी है महिला रिजर्वेशन की। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज़ महिलाओं के लिए हमेशा रही हैं। आज जितनी पॉलिसीज़ हैं, उनका बेस
कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। तो हम खुद बेनिफिशियरी रहे कांग्रेस के एक बहुत अच्छे पॉलिसी के, जो हमने गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की बात करी। 90s के दशक से ही कोशिश की है कांग्रेस ने कि महिलाओं का आरक्षण हो विधानसभा में, लोकसभा में, सब मतलब लेजिस्लेचर में बेसिकली। लेकिन वो टेबल भी किया गया था बिल, पर वो हुआ नहीं पास। हाल फिलहाल हमारी अध्यक्ष सोनिया जी ने फिर से इसको कोशिश करी, पत्र लिखा उन्होंने कि इसको ये किया जाए महिलाओं का आरक्षण। तो इससे, या राजीव गांधी जी ने ही देखा जाए तो अपना पंचायती राज में जो महिलाओं का, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। इंदिरा गांधी जी से हम बहुत प्रभावित रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए वो अपने ही पॉलिटिकल जो उन्होंने लाइफ शुरू की थी उसमें उन्होंने महिला विंग वगैरह, उस वक्त महिला कांग्रेस के रूप में नहीं, महिला विंग कांग्रेस का एक बना था, उसमें उन्होंने शुरुआत करी थी। तो कांग्रेस यही महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती आई है। और आज भी अगर आप देखें तो जो यूपी में चुनाव चल रहा है उसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कांग्रेस जिस तरह से मैदान में उतरी है, और 40% सीट महिलाओं को टिकट दिया गया है, वहाँ पर टिकट वितरण में इस बात का ख्याल रखा गया कि 40% महिलाओं को दिया गया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का कदम है, ये वाकई बहुत सराहनीय कदम है और हमें अट्रैक्ट करने के लिए जो करता है ये पार्टी, बाकी चीज़ें तो है ही जो डेमोक्रेसी के लिए काम करता है, बट ये एक बहुत मेजर रहा है। और महिलाओं से हमारी अपील है ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें, और कांग्रेस पार्टी ही आप महिलाओं के लिए वाकई अच्छा कुछ करके दिखा सकती है। भविष्य में आपको चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? जैसा हमने कहा, भविष्य हम और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा जब अपॉर्चुनिटी होगा पार्टी के लिए और पार्टी के नेताओं द्वारा जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। इसी वाक पटुता के कारण आज जो आप, प्रीति जी, मुझे लगता है कि आप प्रवक्ता हैं महिला कांग्रेस की, और अंत में युवाओं, आप युवा हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को कोई संदेश? छत्तीसगढ़ के युवाओं से यही कहना है कि आप जो स्पेशली ज़्यादा यंग हैं, आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, और उसके अलावा पॉलिटिकली इन सब चीज़ों को जानते समझते रहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके हर एस्पेक्ट को टच करता है। और छत्तीसगढ़ को आपकी ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है। तो युवाओं के और ख़ास करके जो महिला वर्ग है उनसे फिर यही अपील होगी कि बिल्कुल आप पढ़ाई भी करिए, अपना करियर बनाइए, प्रोफेशन बनाइए, और पॉलिटिकली हमेशा अवेयर रहिए, अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहिए। वो आपको बहुत कुछ नज़रिया, आपका हर क्षेत्र में आपका नज़रिया, उसमें फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और हमारे जो नेतागण भी हैं, इसमें हम नाम लेना चाहेंगे हमारी महिला अध्यक्ष जो हैं प्रदेश महिला की, जैसे फूलो देवी नेताम जी का हम एग्जाम्पल यहाँ देना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो फूलो जी दीदी का अगर देखा जाएगा उनका करियर, तो वो खुद जब वो युवा थी वहाँ से उन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत करी थी, और आज वो राज्यसभा सांसद भी हैं। तो युवाओं के लिए रास्ते बहुत खुलते हैं जब आप खुद पहले आप पढ़ाई पर, जब आप उस एज में हैं तब पढ़ाई पर फोकस रखिए, और अपने राइट्स को लेकर के अवेयर रह करके आगे बढ़िए। तो इतना अच्छा इंस्पिरेशन उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ युवाओं के लिए दिया है, और किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में जनता से बहुत ही बेबाकी से साक्षात्कार किया। और मुझे लगता है कि हर पहलू उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रगल भी होता है, कैसे लाइफ में विपत्तियां भी आती हैं, कैसे शादी के बाद बहुत सारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, और किस प्रकार से उसे फेस करना चाहिए बिना डरे, और उसको फेस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक काबिल तारीफ़ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आने वाले एपिसोड में एक ऐसे ही नए शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द पीपी शो स्वराज मिशन पे। नमस्कार।